नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एनिमल सेल कल्चर को। जब हम एनिमल से कोई सेल या कोई टिश्यू ले लेते हैं, जब हम उसको मीडिया के अंदर ग्रो करवा देते हैं तो इसका हमें क्या फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझना है कि प्लांट सेल कल्चर में जिस तरीके से हम एक प्लांट सेल को मीडिया में रख देते हैं और फिर उस प्लांट सेल के अकॉर्डिंग कैलिस बनता है और उस कैलिस के अकॉर्डिंग एक प्लांट बन जाता है, ये लैब में हो रहा होता है। लेकिन एनिमल सेल कल्चर में टेस्ट ट्यूब्स के अंदर या पेट्री डिशेस के अंदर आप टिश्यू तो बना सकते हो, आप एक ऑर्गन भी बना सकते हो, लेकिन आप एक एनिमल नहीं बना सकते हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है प्लांट टिश्यू कल्चर में और एनिमल टिश्यू कल्चर में। कि एनिमल टिश्यू कल्चर में आप जस्ट कोई स्पेसिफिक टिश्यू बना सकते हो, या अगर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है तो वो आप ऑर्गन बना दोगे, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हो। आप एक एनिमल को लैब में नहीं प्रिपेयर कर सकते हो। तो द एनिमल सेल कल्चर आर यूज्ड फॉर अ डाइवर्स रेंज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो हम टिश्यू बना रहे होते हैं, जो हम ऑर्गन बना रहे होते हैं, तो या तो ये हम रिसर्च पर्पस के लिए बना रहे होते हैं या हमें कुछ इसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करनी होती है। कल्टिवेशन ऑफ वायरसेस फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन, एंड वी यूज्ड ऑल्सो दीज वायरसेस फॉर स्टडिंग देयर इन्फेक्शियस साइकिल्स। हमने मीडिया के अंदर कुछ वायरसेस लिए हैं और उनके अकॉर्डिंग हम फिर कोई वैक्सीन तैयार करना चाहते हैं, तो ये काम भी हम कर रहे होते हैं इसी एनिमल सेल कल्चर की एप्लीकेशंस में। अब हमें किस तरीके से पता चला होगा कि ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है तो ये बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करता है और लाइटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है, ये हमने कैसे स्टडी किया हुआ होगा। ऑब्वियसली हमने मीडिया के अंदर बैक्टीरिया रखा होगा और उसके ऊपर हमने वायरसेस रिलीज़ किए हुए होंगे, तो फिर वो जिस तरीके कार से उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा होता है तो उसको हम स्क्रीन कर रहे होते हैं। तो हम वायरसेस के जो इन्फेक्शियस साइकिल्स हैं तो उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं, मतलब ये किस तरीके से एक सेल को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं। और जो एंटीवायरल वैक्सीन्स है तो वो हम इन वायरसेस से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन में डिस्कस करते हैं कि जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो हम सेल को ले लेते हैं और चूँकि वो लिविंग सेल्स होते हैं वो तो वैसे ही नहीं रख सकते हैं, हम उनको लाजिम बात है हमने उसको किसी कल्चर के अंदर ही रखना होता है ताकि उसमें हम अपनी मर्ज़ी के चेंजेस हम कर सकें, विच इज़ ईजी टू कैरी आउट इन अ सेल और ऑर्गन कल्चर। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा आसान होती है जब आपने या कोई सेल लिया हुआ होता है या आपने कोई ऑर्गन कल्चर लिया हुआ होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हो। फिर बाद में आपने इन टिश्यूज़ को मज़ीद अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करना होता है, लेकिन फ़िलहाल आपने उसको मीडियम के अंदर रखा हुआ है ताकि आपने उसके अंदर चेंजेस कर सको। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड कमर्शियल प्रोटीन, जिस तरीके से हमने सेल सस्पेंशन कल्चर में जिक्र किया था कि कोई सेल है वो हमें कोई प्रोटीन्स दे रहा है, कोई प्रोडक्ट दे रहा है, तो हम उन सेल्स को उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से आइसोलेट कर देते हैं और उसको हम सेल सस्पेंशन कल्चर में रखते हैं, जिसकी वजह से वो जो डिज़ायर्ड प्रोटीन्स है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो वो हमारे पास आने लगते हैं उस मीडियम में। या हम इन कल्चरिंग को मॉडल सिस्टम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टडिंग बेसिक सेल बायोलॉजी या इंटरेक्शन बिटवीन डिजीज कॉजिंग एजेंट्स एंड सेल्स, या हम स्टडी कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन सेल्स या प्रोसेसेस एंड ट्रिगरिंग ऑफ एजिंग एंड न्यूट्रिशनल स्टडीज़। मतलब कि जो सेल है उसको अगर हम ग्रो करवाएंगे, उसको अगर हम रखेंगे मीडिया के अंदर, तो उस सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसकी बेसिक सेल बायोलॉजी क्या है, तो ये हम स्टडी कर सकते हैं। हम जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है, जो भी हमारे पास कोई फॉरेन एंटीजन है या कोई भी पैथोजन है, कोई इंसेक्ट है, कुछ भी है, तो वो एक सेल के ऊपर किस तरीके से इन्फेक्ट करता है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आता है, तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं। या अगर हमने कोई ड्रग प्रिपेयर की हुई है और उसको हम देखना चाह रहे हैं तो हम उसको एक लिविंग बॉडी के ऊपर तो नहीं अप्लाई कर रहे होते हैं, बल्कि उन लिविंग बॉडी से हम सेल्स ले लेते हैं, उसको हम मीडिया के अंदर ग्रो करवाते हैं और फिर उस ड्रग का इफेक्ट हम उन सेल्स के ऊपर देख रहे होते हैं। या अगर हमने ये देखना है कि जो पर्टिकुलर टाइप का सेल है तो ये एजिंग में किस तरीके से जा रहा होता है, या अगर वो एजिंग में जा रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही होती है, तो इसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। या न्यूट्रिशनल स्टडीज़ को हम कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब जो उसके अंदर पाथवेज चल रहे होते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को बनाने में या न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने में या उसकी एब्जॉर्प्शन में, तो वो सारे के सारे पाथवेज भी हम स्क्रीन कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये जो एप्लीकेशंस है इसमें हम स्टडी कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स एंड पोल्यूटेंट्स यूजिंग सेल लाइन। सेल लाइंस मतलब जो एक ही टाइप के सेल्स होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, जो एक ही तरह के काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे सेल्स के ऊपर हम टॉक्सिन्स या पोल्यूटेंट्स का इफेक्ट भी देख सकते हैं। जिस तरीके से हमने ऊपर बात की कि हम रिसर्च पर्पजेज़ के लिए एनिमल टिश्यू कल्चर को यूज़ कर रहे होते हैं या एनिमल सेल कल्चर को यूज़ कर रहे होते हैं, तो कैंसर रिसर्च में इसको हम यूज़ करते हैं। स्टडिंग द फंक्शन ऑफ वेरियस केमिकल्स या वायरसेस एंड रेडिएशंस टू कन्वर्ट कल्चर्ड सेल टू कैंसीरियस सेल्स। हम किसी पर्टिकुलर रेडिएशंस को चेक करना चाहते हैं या किसी केमिकल को चेक करना चाहते हैं कि ये सेल को कैंसीरियस तो नहीं बना रहा होता है, तो उसको फिर हम टेस्ट करवा देते हैं। हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी से सेल्स लेते हैं और उसको मीडियम के अंदर ग्रो करवा देते हैं और उसके ऊपर उस पर्टिकुलर केमिकल का इफेक्ट देख रहे होते हैं। कोई वायरस है जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं कि ये इस सेल के अंदर म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, उसके अंदर कैंसर कॉज कर सकता है, तो फिर हम उस वायरस को स्टडी कर रहे होते हैं, उनको हम अलाउ कर देते हैं कि वो इन सेल्स के ऊपर जाकर इन्फेक्शन कॉज करे, उनको इन्फेक्ट करे और हम देखें कि क्या वो वाकई में उनके अंदर कोई कैंसर कॉज कर रहा है या नहीं। मतलब जो वायरसेस ऐसे हैं जो कि कैंसर कॉज कर रहे होते हैं, तो उनका हमें कैसे पता चला होगा। उन सेल्स को हमने ग्रो करवाया होगा मीडियम में और उनके ऊपर फिर हमने वायरसेस का इफेक्ट देखा होगा, या जो डिफरेंट तरह के केमिकल्स हैं या डिफरेंट तरह के और एजेंट्स हैं, तो उनका हम इफेक्ट देख सकते हैं इन्हीं इस सेल्स के ऊपर। या क्रोमोसोमल एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। सेल्स डिराइव फ्रॉम वूम, जो मदर का वूम है तो उससे हमने उसकी बेबी का कोई जो सेल्स है तो वो आइसोलेट किए हुए होते हैं और उन सेल्स के अंदर हम क्रोमोसोम्स का नंबर या उसका स्ट्रक्चर देखना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए भी हम सेल्स को ग्रो करवाते हैं उस मीडियम में। तो ये भी एक एप्लीकेशन हो सकता है कि हम सेल्स की क्रोमोसोमल एनालिसिस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल स्किन प्रोडक्शन कर सकते हैं। बाज़ लोग जिनकी स्किन ख़राब हो जाती है या वो एक पर्टिकुलर एरिया से जल जाती है, तो हम उसकी ही बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से स्किन लेते हैं और उन स्किन के जो सेल्स हैं तो उनकी कल्चरिंग करते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास स्किन के सेल्स बन जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग टिश्यू बन जाता है। तो फिर हम उन स्किन के सेल्स को लेकर ग्राफ्ट करवा देते हैं उसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर, क्योंकि वो उसकी अपनी बॉडी के सेल्स होते हैं, वो एक ही सेल लाइन होते हैं, सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, सब एक ही तरह के काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर वही स्किन चढ़ा देते हैं जो हमने उसकी स्किन के अकॉर्डिंग बनाई हुई होती है। या हम स्टडी कर सकते हैं फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स की। जो भी नर्व सेल है तो उसके काम को हमने किस तरीके से स्टडी किया वो होगा, हमने उन नर्व सेल्स को इसी मीडियम के अंदर रखा हुआ होगा और उसके ऊपर डिफरेंट जो केमिकल्स हैं उनका इफेक्ट भी देख सकते हैं। नॉर्मल नर्व सेल्स किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टडी करते हैं, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ रिक्वायर्ड सेल लाइन इन अ कल्चर। मतलब एक ही तरह के हमें सेल्स चाहिए होते हैं जिनको हम ग्रो करवाएं मीडियम में और उनके अकॉर्डिंग फिर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हमने बना सकें। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, डिटेल में हम नहीं डिस्कस करेंगे। लेबॉर्ट्री मेड एंटीबॉडीज़ हैं दैट इज़ प्रोड्यूस बाय अ सिंगल क्लोन ऑफ सेल्स। मतलब जो एक ही टाइप के बी सेल्स से बन रहे होते हैं, ऐसे टाइप के एंटीबॉडीज़ को हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। और ये एक स्पेसिफिक बी सेल्स के अकॉर्डिंग बन रहे होते हैं। दे आर डिजाइन टू रिकग्नाइज एंड टू बाइंड टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ पैथोजेंस। अभी हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन इंटर हुआ है और इसके सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स है। आप देख भी सकते हैं, ये एक तरह का रिसेप्टर है, ये दूसरी तरह का रिसेप्टर है, ये तीसरी टाइप का रिसेप्टर्स है। तो इन रिसेप्टर्स पर अटैक करने के लिए हमारे इम्यून सेल्स यानी कि बी सेल्स एक्टिव हो जाएंगे और बी सेल्स स्पेसिफिक होंगे। मतलब कोई बी सेल ऐसा होगा जो कि इस रिसेप्टर के साथ लिंक हो सकता है, कोई रिसेप्टर ऐसा होता है जो कि इसके साथ लिंक हो सकता है। तो हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से इस किस्म का रिस्पॉन्स शो कर रही होती है। तो उन एंटीबॉडीज़ को हम बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ डिफरेंट बी सेल से बने हुए होते हैं। मतलब इसके अकॉर्डिंग एक बी सेल बनाएगा, इसके अकॉर्डिंग दूसरा बी सेल बनाएगा, डिफरेंट बी सेल से एंटीबॉडीज़ बन रहे होते हैं, क्योंकि वो जो रिसेप्टर्स हैं उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर जो कि हमारी बॉडी में इंटर हुआ है, तो उसके रिसेप्टर्स डिफरेंट होते हैं। तो नेचुरल तो हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ बना रहे होते हैं, लेकिन सिंथेटिकली हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बना रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने इस वाले रिसेप्टर के अकॉर्डिंग जस्ट एक ही तरह का एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया हुआ होता है,
तो इस किस्म के एंटीबॉडी को हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, और ये एक स्पेसिफिक बी सेल से बने हुए होते हैं। वो बी सेल जो कि इस वाले रिसेप्टर के अकॉर्डिंग होता है, तो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं किसी एक रिसेप्टर के अकॉर्डिंग, और इनका जो मोड ऑफ एक्शन है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। ये जल्दी से एक्शन परफॉर्म कर देते हैं उसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के अगेंस्ट। तो ये हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ एनिमल सेल कल्चर को डिस्कस किया। हमने कहा कि हम इसको वायरसेस की ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिर उन वायरसेस से हम वैक्सीन्स बना सकते हैं। उन वायरसेस की जो लाइफ साइकिल्स हैं तो वो हम स्टडी कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। सेल्स के अंदर आपने चेंजेस लेकर आनी है, आपने जीन थेरेपी करनी है, तो पहले आप उन सेल्स को ग्रो करवा लोगे उस मीडियम में, और उसके अंदर फिर आप अपनी मर्ज़ी की चेंजेस हम कर सकते हो। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम उन सेल से ले सकते हैं जो हमने इन्हीं कल्चर के अंदर ग्रो किए हुए होते हैं, या ये जो कल्चर है ये हमारे लिए मॉडल सिस्टम भी हो सकता है। हम डिफरेंट तरह के जो केमिकल्स हैं तो उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। हम डिफरेंट पैथोजेंस का इफ़ेक्ट देख सकते हैं सेल्स के ऊपर, या हम इवन के एजिंग या न्यूट्रिशनल स्टडीज़ को भी कंडक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टॉक्सिन्स या पोल्यूटेंट्स का इफ़ेक्ट देख सकते हैं सेल लाइंस के ऊपर। कैंसर रिसर्च में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो केमिकल्स हैं वो सेल्स में किस तरीके से उसके अंदर कैंसीरियस सेल्स उससे बना रहे होते हैं, या वायरसेस है या रेडिएशंस। फिर हमने कहा कि अगर आपने क्रोमोसोमल एनालिसिस करनी है, आपने किसी फीटस का क्रोमोसोम चेक करना है, किसी बेबी का आपने क्रोमोसोम चेक करना है, तो आप मदर की वूम से सेल्स ले लोगे उस बेबी के, और फिर उसके अंदर आप क्रोमोसोम की एनालिसिस करते हो। या अगर किसी की बॉडी किसी जगह से जल जाती है तो आप उसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद सही वाले जो स्किन सेल्स होते हैं तो वो ले लेते हैं, उसकी आप कल्चरिंग कर देते हैं। जब वो बन जाते हैं तो फिर आप उसको लेकर उस ऑर्गेनिज्म की उस जली हुई जगह पर ग्राफ्ट करवा देते हो। तो इससे रिजेक्शन का जो चांस है तो वो कम हो जाता है, क्योंकि आपने सेम सेल लाइन को यूज़ किया हुआ होता है। और इसमें हम नर्व सेल्स की भी हम स्टडी कर सकते हैं। हमने कहा कि हम एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं, और हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बना रहे होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक बी सेल से बन रहे होते हैं, और वो किसी एक ऑर्गेनिज्म के जो रिसेप्टर्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग होते हैं। नेचुरली हमारी बॉडी पॉलीक्लोनल बना रही होती है, लेकिन हम सिंथेटिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी बना सकते हैं।